हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ PCS प्लेटफॉर्म। हमारी सीरीज चल रही है जहां पे हम लूसेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू MCQs। अब इस MCQs का फॉर्मेट ये है कि हम सिर्फ फैक्ट्स को ही नहीं समझ रहे हैं, साथ ही साथ जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब ये सीरीज एंड हो तो पॉलिटी, चाहे फैक्ट्स की बात हो, पॉलिटी में चाहे फैक्ट्स की बात हो, चाहे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सभी आपको समझ में आ जाए, और चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो चाहे मेंस की बात हो, दोनों ही आपके लिए वो यूजफुल हो सके। क्योंकि प्रीलिम्स की अगर हम बात करें और स्पेसिफिकली हम अगर स्टेट PSCs की बात करें तो थोड़ा सा फैक्ट्स की तरफ ट्रीटेड रहते हैं, बट जब आप प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में बैठोगे तो मेंस में आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होती है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अपने कंसेप्ट्स को डेवलप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस सीरीज में हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम MCQs को समझेंगे, MCQs में फैक्ट्स को भी देखेंगे, और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम करते चले आ रहे हैं। और इस सीरीज में हमारी ये शायद 8वीं या 9वीं वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी पहले इसकी वीडियोस आई होंगी उसको आप देखे होंगे, क्योंकि उसमें कई सारे कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं। नहीं देखे हैं तो उसको जरूर से देखिएगा। चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। यानी कि अगर हम बात करें कि किसके पास ये अथॉरिटी है कि नागरिकता के कानून को रेगुलेट किया जाता है, तो इसको मैं बता दूं तो इसका आंसर है आपका पार्लियामेंट। यानी कि सिर्फ और सिर्फ संसद की बात करें, यानी कि पार्लियामेंट के पास ये सोल अथॉरिटी है कि वो नियम कानून बना सकते हैं नागरिकता पे, कि कैसे नागरिकता ली जाएगी, यानी कि भारत की सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जाएगी, भारत की सिटीजनशिप कैसे लूज करी जाएगी। इन सब का प्रोविजन आपका पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के पास कोई भी पावर नहीं है कि चेंजेस वो इंट्रोड्यूस कर सके, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि स्टेट्स के पास अपनी राइट नहीं है कि वो इंडियन यूनियन से सिसीड हो सके। और साथ ही साथ इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रिंसिपल है। तो क्लियर हो गया। आसान सा क्वेश्चन है कि किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास, और ये एक्सक्लूसिव पावर है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 स्टेटमेंट दिया और इसमें से बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वन शुड बी बॉर्न इन इंडिया, यानी कि इस स्टेटमेंट के तहत यह है कि किसको सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है। तो वन शुड बी बॉर्न इन इंडिया ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन इंडिया हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स। अब देखिए ये क्वेश्चन को हम समझेंगे, इसके पहले हम ये समझेंगे कि भारत की नागरिकता, यानी कि अगर हम इंडियन सिटीजनशिप की बात करें, अगर वो एक्वायर करने हैं तो उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की जाती है। क्योंकि देखिए उस क्वेश्चन को सिंपली बता देने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन को मैंने इसलिए इंडेक्ट किया ताकि डिटेल्ड वे में आपको जो वेज ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप है वो मैं आपको बता सकूं। तो अगर हम देखें तो 4 तरीकों से आपकी इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की जाती है। पहला है आपका बर्थ है, उसके बाद डिसेंट है, फिर रजिस्ट्रेशन है, और आखिर में आता है आपका नेचुरलाइजेशन। और एक और होता है जब इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, यानी कि अगर भविष्य में भारत किसी टेरिटरी को अपने इंडियन यूनियन का पार्ट बनाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टेरिटरी की जो सिटीजन्स हैं वो ऑटोमेटिक इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। तो ये 5 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से हैं? बर्थ है, डिसेंट है, रजिस्ट्रेशन है, नेचुरलाइजेशन, और आखिर में यह है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। तो एक एक करके सबको देखते हैं। बाय बर्थ, देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो उस डेट को मैं अंडरलाइन कर दूंगा, उसको या तो आप मगअप कर लीजिएगा या ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स में उतना तो नहीं पूछेगा, पर मेंस में जब आप लिखने की बारी आएगी, जब डिटेल्ड वे में आएगा, तो ये जब आप डेट्स मेंशन कर दोगे ना तो काफी हॉलिस्टिक ये आंसर हो जाएगा। इस वजह से मैंने डेट्स रखे हुए हैं। तो अगर हम बर्थ की बात करें तो एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, कोई भी व्यक्ति जो भारत में बॉर्न हो रहा है या तो 26 जनवरी 1950 उस दिन या उससे पहले, पर कंडीशन ये है कि 1 जुलाई 1987 से पहले is an Indian citizen irrespective of the nationality of his her parents। यानी कि अगर पहले क्लॉज को हम देखेंगे, पहले क्लॉज में 3 जगह मैंने अंडरलाइन किया है। कौन कौन सी जगह अंडरलाइन किया? पहले बात तो यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो पैदा हो रहा है 26 जनवरी 1950 उस दिन, और उससे पहले यानी कि 1 जुलाई 1987 से पहले, इन दो डेट के बीच में अगर कोई व्यक्ति पैदा हो रहा है तो वो भारत का सिटीजन है। और उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि उनके जो पेरेंट्स हैं, यानी कि इस दौर में, यानी कि 1950 से लेके और 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में जो भी व्यक्ति भारत में पैदा हो रहा है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। और यह नहीं देखा जाएगा कि उस व्यक्ति के माता पिता की नेशनैलिटी क्या है, नेशनैलिटी पे नहीं मेंशन किया गया था। इसलिए ये 3 जो मैंने मार्क किए उसको ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 1950,
पर पहले 1 जुलाई 1987 एंड द कंडीशन इज दैट इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि पहले क्लॉज में, बाय बर्थ के पहले क्लॉज में पेरेंट की नेशनैलिटी को नहीं देखा जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, चेंजेस हुआ, क्योंकि देखिए ये जो सारे चेंजेस हैं ये आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955, देखिए क्या होता है जब संविधान बन गया तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक बाय बर्थ के हिसाब से बनाया कि इस वक्त यानी कि 26 जनवरी 1950 में जो भी भारत में प्रेजेंट है वो या भारत में पैदा हो रहा है वो आपका भारत का नागरिक है। पर उसके बाद पार्लियामेंट को पावर दे दी कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उस हिसाब से नागरिकता कानून में अमेंडमेंट करते चले जाएंगे। इसी तर्ज पे 1955 में सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ था। और ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूं ये सब अमेंडमेंट्स होते गए जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, जैसे जैसे ये नीड हुआ कि जो इंपॉर्टेंट नीड है समय की मांग के हिसाब से अमेंडमेंट होते चले गए। तो पहला अगर हम क्लॉज की बात करें ये है कि 26 जनवरी 1950 के बाद और पहले आपका 1 जुलाई 1987 और उस वक्त आपकी पेरेंट्स की नेशनैलिटी नहीं देखी जाएगी। दूसरे की तरफ चलते हैं, एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया बिटवीन यानी कि 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 इन दो डेट के बीच में जो भी व्यक्ति पैदा हो रहा है is a citizen of India given either of his parent is a citizen of the country at the time of his her birth। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 है वैसे वैसे वो अमेंड होता चला गया है। तो पहले अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति इस डेट के बीच में पैदा हो रहा है 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में, इसमें पेरेंट्स की नेशनैलिटी की कोई भी बात नहीं करी गई है। पर जैसे समय आगे बढ़ा 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 के बीच में कोई भी व्यक्ति भारत में अगर पैदा हो रहा है उसको इंडियन सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब दोनों में से या तो माता या तो पिता कोई इंडियन सिटीजन हो जब वो व्यक्ति पैदा हो रहा है। तो पहली कंडीशन लगा दी गई क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था कुछ ना कुछ रेफ्यूजीज क्राइसिस हो रहे थे, रेफ्यूजी के इश्यूज हो रहे थे, तो उनको काउंटर करने के लिए ये कंडीशन लगा दी गई कि 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में जो भी व्यक्ति पैदा हो रहा है उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। पर कंडीशन यह है कि ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स यानी कि कोई भी या तो माता या तो पिता वो इंडियन सिटीजन वो भारत के नागरिक होने चाहिए जब वो व्यक्ति पैदा हो रहा है। ये दोनों डेट को ध्यान में रखिएगा। फिर लास्ट ये है कि एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 is a citizen of the country given both of his parents are Indians or at least one parent is a citizen and the other is not an illegal migrant। अब देखिए नया टर्म इसमें ऐड हो गया इलीगल माइग्रेंट का टर्म ऐड हो गया। अभी तक अगर हम पहले क्लॉज को देखें तो उसमें नेशनैलिटी ऑफ पेरेंट्स नहीं गया था। फिर जैसे समय आगे बढ़ा नेशनैलिटी ऑफ पेरेंट्स यानी ईदर ऑफ द पेरेंट्स या तो माता इंडियन सिटीजन होने चाहिए या तो पिताजी की सिटीजनशिप भारत की होनी चाहिए। पर जैसे ही समय आगे बढ़ा और आपका 3 दिसंबर 2004 के बाद जो भी व्यक्ति पैदा हो रहा है कंडीशन ये है कि दोनों पेरेंट्स यानी कि माता और पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए और साथ ही साथ कोई भी पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। इलीगल माइग्रेंट का मतलब ये होता है कि आपने बजरंगी भाईजान पिक्चर देखी होगी, बजरंगी भाईजान सलमान खान जो तारों के रस्तों से पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने प्रॉपर वीजा नहीं लगवाया था, यानी कि वो पाकिस्तान में इलीगल माइग्रेंट थे। उसी तरीके से जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, प्रॉपर पासपोर्ट नहीं है, प्रॉपर वीजा नहीं है, अगर वो भारत में रह रहा है या भारत में आ रहा है, किसी और देश से भारत में आ रहा है तो उसे इलीगल माइग्रेंट कहा जाएगा। क्योंकि 2004 के अराउंड बांग्लादेश के जो इलीगल माइग्रेंट के इश्यूज थे वो ज्यादा बढ़ते चले जा रहे थे। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 अमेंड हुआ और उसमें यह कंडीशन लगा दी गई कि जो भी व्यक्ति पैदा हो रहा है आपका 3 दिसंबर 2004 के बाद से कंडीशन यह है कि दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन होना चाहिए और साथ ही साथ कोई भी पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर वीजा होना जरूरी है। इलीगल माइग्रेशन की कंडीशन लगा दी गई थी। तो ये पहला क्लॉज था। अगर हम बाय बर्थ की बात करें यानी कि पहला क्लॉज ये कहता है कि पहला वे जिससे हम एक्वायर कर सकते हैं भारत की सिटीजनशिप को, उसमें पहला एक्वायरमेंट है बाय बर्थ, यानी कि जो व्यक्ति भारत में पैदा हो रहे हैं। तो उनके ये 3 क्लॉजेस हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भैया रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। कौन कौन से मैंडेटरी रूल्स हैं वो देख लेते हैं। A person of Indian origin who has been a resident of India for 7 years before applying for registration, यानी कि कोई भी भारत का इंडियन ओरिजिन पर्सन क्या होता है? इंडियन ओरिजिन पर्सन ये होता है कि वो भारत में पैदा नहीं हुआ है पर उसके ओरिजिन्स शायद उनके माता पिता या उनके दादा दादी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुंदर पिचाई की अगर हम बात करते हैं जो गूगल के सीईओ हैं वो इंडियन ओरिजिन है, वो इंडियन ओरिजिन है। उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्या नडेला वो भी आपके क्या हैं? इंडियन ओरिजिन से। तो अगर इंडियन ओरिजिन के लोग अगर उन्हें भारत की नागरिकता चाहिए तो पहली कंडीशन ये है कि उन्हें 7 साल पहले उन्हें भारत में रहना होगा, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन ये है कि 7 साल पहले ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रहना पड़ेगा भारत में, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज अ रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि वो व्यक्ति, वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो आपका रेसिडेंट था भारत का जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब क्या होता है? अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि जब बंटवारा नहीं होता, यानी कि जब इंडिया पाकिस्तान जो है वो भारत की टेरिटरी में था, तो यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया हो गया ना। अगर उस वक्त कोई इंडियन ओरिजिन पर्सन है वो रेसिडेंट था अनडिवाइडेड इंडिया का, तो उसको आपका रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई करके इंडियन सिटीजनशिप या भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो थर्ड क्लॉज की तरफ चलते हैं। थर्ड क्लॉज क्या कहता है? अ पर्सन हु इज मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन and is ordinarily resident for 7 years before applying for registration, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर इंडियन सिटीजन, कोई भारत का नागरिक है और उससे शादी हुई है जो वो भारत की नागरिक नहीं है, अगर कोई भी भारत के नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, इनकी शादी हुई है उस पर्सन से जो जिसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, किसी भी कंट्री की हो सकती है, चाहे वो यूएस की हो सकती है, यूरोप की हो सकती है, वो कोई भी देश की हो सकती है। अब इनकी वाइफ को इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, भारत की नागरिकता चाहिए, तो कंडीशन ये है कि पहले तो उस पर्सन से शादी करनी चाहिए, पर्सन हु इज मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, और साथ ही साथ 7 साल के लिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह से भारत में रहेंगे। उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंडियन सिटीजनशिप थ्रू और यूजिंग रजिस्ट्रेशन। क्लियर हो गया? किसी भी व्यक्ति को, कोई पर्सन है, कोई भारत का नागरिक है, उसकी शादी भारत की नागरिकता किसी और देश के व्यक्ति से हुई है और उस देश के व्यक्ति को अगर भारत की सिटीजनशिप चाहिए तो कंडीशन ये है कि शादी होना चाहिए। सबसे पहले तो शादी होनी चाहिए, उसके साथ शादी के 7 साल बाद उस पर्टिकुलर पर्सन को भारत में रहना होगा, उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए यूजिंग रजिस्ट्रेशन। और लास्ट ये कि माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो माइनर चिल्ड्रन यानी कि 18 से कम या 18 साल तक के बच्चों, जो उनके बच्चे हैं, उनको जो है आपकी रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल सकती है। तो ये है आपका दूसरा क्लॉज, ये दूसरा वे जो कि है आपका रजिस्ट्रेशन। अब थर्ड वे क्या है? थर्ड वे कौन सा है? थर्ड वे आपका डेसेंट, इसको भी लिख देते हैं। थर्ड वे क्या है आपका? थर्ड वे है आपका डेसेंट। अब डेसेंट में क्या क्या है? अ पर्सन born outside India on or after 26 January 1950 is a citizen of India by descent if her father was a citizen of India by birth। यानी कि कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर पैदा हो रहा है, भारत के बाहर यानी कि कहीं भी, चाहे यूएस में पैदा हुआ हो, यूरोप में पैदा हुआ हो, जर्मनी में पैदा हुआ हो, कोई भी कॉन्टिनेंट में, कोई भी देश में पैदा हुआ हो, और वो कब पैदा हो? आपका 26 जनवरी 1950 के बाद, 1950 के बाद भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ हो भारत के बाहर, वो इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू? डेसेंट प्रोसेस के थ्रू। पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इफ हर फादर, पेरेंट्स नहीं मेंशन है, फादर मेंशन है, इफ हर फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि उस व्यक्ति के जो पिता हैं उनके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, वो भी किससे? वो भी बाय बर्थ के थ्रू। बाय बर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाय बर्थ यानी कि उनके जो पिता हैं वो भारत में ही जन्मे हो, उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत के बाहर पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद, अगर उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो वो डेसेंट के थ्रू अप्लाई कर सकता है। कंडीशन ये है कि उनके जो फादर हैं या जो उनके जो पिताजी हैं वो भारत में ही, भारत के सिटीजन हो, और वो सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की गई हो? वो बाय बर्थ एक्वायर की हो, यानी कि उनके पिताजी हैं वो भारत में ही जन्मे हो। दूसरे क्लॉज की बात करते हैं वो क्या कहता है? अ पर्सन born outside India
ऑन और आफ्टर December 10, 1992, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर पैदा हुआ है, भारत के बाहर यानी कि यूएस में पैदा हो सकता है, फ्रांस में पैदा हो सकता है, जर्मनी में पैदा हो सकता है, कहीं भी पैदा हो सकता है, पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 10th of December 1992, बट बिफोर क्या है, 3rd December 2004, if either of his parent was a citizen of India by birth, यानी कि जैसे समय आगे बढ़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये चेंजेस, ये अमेंडमेंट इसलिए किए जा रहे हैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसी तरीके से जो इंडियन सिटीजनशिप के कानून हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो थोड़े से टाइट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम 1950 की बात करें तो बहुत ज़्यादा उतने टाइट रूल्स नहीं थे, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है कुछ ना कुछ एड ऑन कंडीशन जो है वो इंप्लीमेंट करती गई है। तो कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर पैदा हो रहा है 10 दिसंबर 1992 पर 3 दिसंबर 2004 से पहले कंडीशन ये है कि दोनों पेरेंट्स माता जी भी और पिताजी भी दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, और वो नागरिक भी कैसे होंगे, बाय बर्थ, यानी कि यहीं पे जन्मे हो, भारत में ही जन्मे हो, तब जो है वो व्यक्ति जो है डिसेंट का अप्लाई करके वो इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। और लास्ट क्लॉज ये है कि इफ अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया on or after 3rd December 2004 has to acquire citizenship, her parents have to declare that the minor does not hold a passport of another country and her birth is registered at an Indian consulate within 1 year at birth। यानी कि 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर पैदा हो रहा है, अगर उसे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए यूजिंग डेसेंट, तो कंडीशन ये है कि उनके माता पिता को यह डिक्लेयर करना होगा कि उनका जो बच्चा है उसके पास किसी और देश का पासपोर्ट नहीं है, और साथ ही साथ यह भी रजिस्टर्ड करना होगा कि जो व्यक्ति किसी भी देश में पैदा हुआ है उस देश के कंसुलेट में 1 साल के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। जैसे कि सपोज करिए कोई व्यक्ति है जो पैदा हुआ है 3 दिसंबर 2004 के दिन उसकी पैदाइश हुई है भारत के बाहर, 3 दिसंबर 2004 के दिन उसकी पैदाइश हुई है, और वो पैदाइश हुई है सपोज करते हैं फ्रांस में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, डेट है 3rd of December 2004। अब इस व्यक्ति को अगर इंडियन सिटीजनशिप चाहिए यूजिंग आपका डेसेंट, तो वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि इस व्यक्ति के माता पिता को ये बताना होगा कि इस व्यक्ति के पास कोई भी किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं, और साथ ही साथ इस बच्चे की जो पैदाइश हुई है 3 दिसंबर 2004, इसकी पैदाइश के 1 साल के भीतर फ्रांस की कॉन्सुलेट में इसका रजिस्ट्रेशन, यानी कि इस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कराना। यानी कि 2 कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन यह है कि उस बच्चे के पास किसी और देश का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ उस बच्चे की पैदाइश के 1 साल के भीतर उस कंट्री के कंसुलेट में उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल हैं तो वो जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, जो पैदा हुआ है, वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है यूजिंग डेसेंट। क्लियर हो गया? ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये मेंस में आपका एज इट इज, और स्पेशली स्टेट पीएससीज में, यूपीएससी में तो इतना स्टेट नहीं पूछता है, हालांकि पूछ सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि मेंस में सारे क्वेश्चन टफ आते हैं, कुछ इजी भी आते हैं, पर स्टेट पीएससीज में डिटेल आपसे पूछ सकता है मेंस में कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे भारत की नागरिकता जो है वो अप्लाई की जा सकती है या एक्वायर की जा सकती है। इसलिए मैं काफी डिटेल में हर एक पॉइंट को मैं समझाता चला जा रहा हूं, और जो पॉइंट मैंने बुलेट मार्क्स लगाए हैं उसको या तो आप नोट कर लीजिएगा या उसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा। और लास्ट हम प्रोसेस की बात करें तो वो है आपका बाय नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन के थ्रू कैसे मिलेगा? अ पर्सन कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इफ ही शी इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 12 ईयर्स। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, अब चाहे नेचुरलाइजेशन यानी कि व्यक्ति भारत के बाहर ही पैदा हुआ, इसलिए वो बात हो रही ना कि नेचुरलाइजेशन के थ्रू अगर किसी भी व्यक्ति को भारत की सिटीजनशिप चाहिए तो कंडीशन ये है कि वो व्यक्ति 12 सालों के लिए भारत में रह रहा हो, जिसमें से 12 मंथ थ्रू आउट 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड 11 ईयर्स इन द एग्रीगेट। यानी कि 12 साल वो व्यक्ति भारत में रह रहा हो, और उसमें से जब वो अप्लाई कर रहा है, जब वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू अप्लाई कर रहा है, तो उसमें से उससे पहले वो 11 साल लगातार रह रहा हो। यानी कि ऐसा नहीं कि 12 साल रह रहा है, पर ऐसा नहीं कि 1 साल आके इधर रह रहा है, 1 साल फिर कहीं और रह रहा है, फिर इधर आ जा रहा है, इस तरह करके नहीं। 12 साल ऑन एन एवरेज है कि 12 साल तो रहना है। उसमें कंडीशन यह है कि 11 साल थ्रू आउट लगातार भारत में आपको भारत में रहना होगा। उसके बाद जो है वो जो व्यक्ति है वो आपका नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो है वो
अप्लाई कर सकता है भारत की नागरिकता, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में पैदा नहीं हुआ है उसे नेचुरलाइजेशन के थ्रू अगर चाहिए इंडियन सिटीजनशिप, तो वो क्या कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि पहले तो 12 सालों के लिए भारत में रहना होगा, उस 12 सालों में भी 11 साल लगातार भारत में रहना होगा जब आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू, या वो व्यक्ति जो है वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू अप्लाई कर रहा है भारत की नागरिकता को एक्वायर करने के लिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से क्लॉज मैंने आपको बताया? पहला था आपका बाय बर्थ। बाय बर्थ में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने मार्क की हुई इसको ध्यान में रखिएगा, या तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में मैं बता रहा हूं मैं। हालांकि हमारी सीरीज है थ्रू एमसीक्यूज, पर मैं क्वेश्चन, आप जानते हैं कि अगर आप वीडियोस मेरी देख रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता के क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ता हूं, मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती चले जाए, आपका कंसेप्ट बढ़ता चला जाए, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है, पर इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं, कई सारी चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा लोग इससे पढ़ना नहीं चाहते, और ये बहुत थोड़ा सा बोरिंग पार्ट भी है, तो इस वजह से मैंने इसको सोचा कि आपको कंसाइज करके आज के सेशन में आपको ये पूरा प्रोवाइड कर दूं। तो पहला था बाय बर्थ, फिर आपका रजिस्ट्रेशन, फिर डेसेंट, और लास्ट की अगर हम बात करें तो वो है आपका नेचुरलाइजेशन। द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर ड्यूअल सिटीजनशिप। जैसे कि पता है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप ही है, डुअल सिटीजनशिप नहीं मानी जाती है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती है, आप भारत के नागरिक हैं, आप यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु इनके नागरिक नहीं है, आप भारत के नागरिक हैं, इसलिए यहां पे सिंगल सिटीजनशिप बोली जाती है। यहां पे भारत में सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो किया जाता है। वहीं यूएसए की बात करें तो यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है कि स्टेट की सिटीजनशिप भी, यानी कि फ्लोरिडा का कोई है तो फ्लोरिडा का सिटीजनशिप भी है उसके पास, और उसके पास जो अमेरिकन यूनियन है उसके पास भी है। पर इंडिया में इंडियन सिटीजनशिप है, आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी कम्युनिटी से हैं, आप सब भारतीय हैं। आपके पास, अगर आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है, और आप सभी भारतीय हैं, कोई स्टेट की सिटीजनशिप यहां पे नहीं मानी जाती है। क्लियर हो गया पूरा? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितना भी ये जो मैंने 4 चीजें बताई, जो वेज हैं कि कैसे एक्वायर किया जाता है भारत की नागरिकता, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारा सेम सॉर्टेड सा प्रिंसिपल है कि जब बहुत ज्यादा डिटेल कोई क्वेश्चन करवाते हैं उसके बाद के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इजी रहते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि हर चीज हार्ड ही करना जरूरी नहीं है। तो द ब्रांड नेम ऑफ 16 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू बी असाइंड टू ईच इंडिविजुअल इन द कंट्री विल बी, ऑब्वियस सी बात है आधार है भाई। अच्छा, अब आपसे मैं आपको मैं टास्क दे रहा हूं, कमेंट में जरूर करिएगा कि क्या आधार जो है क्या वो प्रोवाइड करता है कि आप भारत के सिटीजन हैं, यानी कि अगर आपके पास आधार है तो क्या वो मैंडेटरी हो गया है कि जिसके पास आधार है वो भारत का सिटीजन होगा ही होगा? ये जरूर बताइएगा कि क्या आधार एक क्राइटेरिया है टू नो वेदर द पर्सन इज इंडियन सिटीजन और नॉट। तो आधार क्या है, कोई क्राइटेरिया है कि भारत की नागरिकता को नापा जाएगी नहीं? तो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। टास्क मैंने आपको दिया, मैं इस तरह आपको टास्क देता जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कमेंट में आपकी एंगेजमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चलेगा कि आपके लिए जो सेशंस मैं लेके आ रहा हूं वो कितने ज्यादा यूजफुल हो रहे हैं, और आपको और कौन से सेशंस की जरूरत है। तो जैसे जैसे आप बोलेंगे उस हिसाब से सेशंस आते जाएंगे। तो कमेंट में एंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं आपसे कुछ नहीं कहता हूं ना, मैं ज्यादा बहुत कुछ सब्सक्राइब का बोलता हूं, क्योंकि सब्सक्राइब हो गया, लाइक हो गया, ये आप तभी करेंगे जब कंटेंट अच्छा होगा, आपको अगर आपके लिए यूजफुल होगा तो आप ऑटोमेटिक कर देंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वो यूजफुल हो रहा होगा। पर मैं कमेंट पे बार बार फोकस करता हूं, क्योंकि कमेंट से एंगेजमेंट्स होती हैं, जितनी एंगेजमेंट्स होंगी उतना मुझे पता चलेगा कि जो सेशंस मैं लेके आ रहा हूं वो आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, और आपकी क्या नीड है, और कैसे हम स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो वो सारी चीजें जब आप कमेंट्स में बताओगे तो मुझे वो चीजें पता चलेगी, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स को मॉनिटर करता रहता हूं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप, यानी कि कौन सी ऐसा देश है जिसके पास डुअल सिटीजनशिप है? इसका ऑब्वियस आंसर है यूएसए। मैंने आपको बताया कि यूएस में डुअल सिटीजनशिप है, कोई खास लॉजिक है नहीं, इजी सा क्वेश्चन है। अब जो भी बैक टू बैक क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है, तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें आएंगी, क्योंकि मैं ये सारे क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी कर चुका हूं, कई बार कवर कर चुका हूं विद डिटेल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़े बैक टू बैक, ये इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, और ये जितने भी डिटेल क्वेश्चंस हैं वो मैंने करवा चुके हैं पहले के सेशंस में, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग है नहीं, बस आपको आना चाहिए। मैं इसके लिए आपको एक बार क्विक रिविजन की तौर से करवा रहा हूं। तो विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इन तीनों में से
चाहे हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें, बिल्कुल है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बिल्कुल है। राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ये अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, इट इज इन डीपीएसपी, इट इज इन डीपीएसपी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी का क्या है, डीपीएसपी का क्राइटेरिया ये है कि डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के विश लिस्ट बोला जाता है, क्योंकि उस वक्त जब देश आजाद हुआ था और संविधान बना था, तो जो जो चीजें तुरंत नहीं की जा सकती थी, क्योंकि तब स्टेट इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, इतने पैसे नहीं थे, इतने फंड्स नहीं थे, तो उसको डीपीएसपी में डाल दिया गया कि समय के साथ जैसे जैसे भारत ग्रो करता जाएगा, भारत की जो सरकार है उनके पास फंड्स आते जाएंगे, ग्रो करता जाएगा, वैसे वैसे डीपीएसपी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं उनको इंडक्ट कर लिया जाएगा फंडामेंटल राइट्स में। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि राइट टू एजुकेशन फ्रॉम द स्टार्ट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, दैट इज इन डीपीएसपी। बट जैसे स्टेट को रियलाइज हुआ कि नाउ स्टेट इज इन द पोजीशन टू गिव एजुकेशन, टू प्रोवाइड, टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रंस बिटवीन 6 ईयर टू 14 ईयर्स, तो वो डीपीएसपी से इंडक्ट करके उसे फंडामेंटल राइट में इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो ये डीपीएसपी को इस वजह से आपका विश लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी कहा जाता है। तो ये एग्जांपल अगर स्टेटमेंट आ जाए तो ये चौंकिएगा नहीं कि ये कौन सा स्टेटमेंट आ गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और इसका रीजन क्या है, क्यों बोला गया, ये भी मैंने आपको बता दिया, तो इसका रीजन भी ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे आपके जो मौलिक अधिकार हैं, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है उनका गार्जियन कौन है, उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, उनको प्रोटेक्ट आपका करता है जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट। पर यह कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे प्रोटेक्ट करता है? सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट अपना जजमेंट के थ्रू करता है, उस जजमेंट को बोला जाता है आपका रिट्स। यानी कि मेरा फंडामेंटल हनन हो रहा है, मेरा फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ है, मैं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हाँ मेरा फंडामेंटल राइट्स वॉलेट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया कि ये जो लॉ आया है इसको नल एंड वॉइड कर देना चाहिए। तो वो जजमेंट जो सुनाया, उस जजमेंट को कहते हैं, उस ऑफिशियल जजमेंट की ऑफिशियल नेम है वो है आपका रिट। और कुछ खास इसमें नहीं है, रिट यही है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है उसका ऑफिशियल नेम क्या है, उसका ऑफिशियल नेम है आपका रिट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कोर्ट इशू फॉर एनफोर्समेंट फंडामेंटल राइट, ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है और मेरे फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसे रिस्टोर कर सकता है मेरा रिट, मेरा आपका फंडामेंटल राइट, तो रिस्टोरेशमेंट प्रोसेस को कहते हैं रिट। यानी कि जो जजमेंट आएगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आएगा उसे कहेंगे रिट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ रिट्स। ये आपका प्रीलिम्स में भी पूछता है, कई बार पूछा गया है, बी इट यूपीएससी और एनी ऑफ योर स्टेट पीएससीज, ये कई बार पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ रिट्स में कई सारे रिट्स दे देंगे, उसका स्टेटमेंट दे देगा और इससे आपसे पूछ लेगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस रिट को बिलोंग करता है। तो टाइप्स ऑफ रिट अगर मैं बात करूं तो आपका ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिटेल ऐसे पूछ लेगा कि टाइप्स ऑफ रिट एक्सप्लेन कर दो क्यों, और ये आपका 10 नंबर में बन सकता है। तो 5 टाइप के रिट्स होते हैं, इसको ध्यान से रखिएगा, समझिएगा। पहला होता है आपका हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, यू हैव द बॉडी, यानी कि लिटरल मीनिंग इसका होता है कि बॉडी को लेके आओ। यानी कि जो पर्सनल, जैसे सपोज करिए कोई पर्सनल डिटेन कर लिया किसी को, कोई व्यक्ति, चाहे स्टेट हो चाहे पुलिस हो, इवन इंडिविजुअल्स किसी पर्सन को डिटेन कर लिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस इशू करके उस पर्टिकुलर पर्सन को बोलेगा कि कोर्ट में आओ। यानी कि लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी, यानी कि उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके आओ, क्योंकि उसकी पर्सनल फ्रीडम जो है वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रही है। तो उसके पर्सनल फ्रीडम को रिस्टोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन सा रिट इशू करेगा, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा आपका हेबियस कॉर्पस। और हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, यानी कि टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली वेदर इन पर्सन और इन प्राइवेट कस्टडी। इसको ध्यान रखिएगा कि ये स्टेट पर भी है, यानी कि पुलिस अथॉरिटीज पे भी है, और प्राइवेट कस्टडी पे भी है। यानी कि आपको कोई अपनी कस्टडी में अनलॉफुली डिटेन्ड नहीं कर सकता है, डिटेन नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पास राइट है, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट यूजिंग हेबियस कॉर्पस वो बोलेगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके आओ, क्योंकि वो जो डिटेंशन हुआ है वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, एंड दैट डिटेंशन इज अनलॉफुल। तो ये हो गया आपका हेबियस कॉर्पस। सेकंड होता है आपका, सेकंड रिट है आपका मैंडेमस।
सेकंड रिट क्या है आपका? सेकंड रिट है आपका मैंडेमस। मैंडेमस यानी कि वी कमांड, वी कमांड यानी कि अथॉरिटी की बात हो रही है। और वी में कौन है? वी मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कमांड कर रही है। क्या कमांड कर रही है? टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। यानी कि पब्लिक सर्वेंट होते हैं, पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं। सपोज करिए रोड बनाना है, कोई रोड, कोई प्रोजेक्ट पास हुआ है, सरकार का कोई प्रोजेक्ट पास हुआ है, रोड बनाना है, और वो रोड शायद अच्छे से या प्रॉपर्ली टाइम पे नहीं बना है। तो सुप्रीम कोर्ट उस रोड के जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, उस रोड को बनाने की जिस ऑफिसर के पास जिम्मेदारी है, उसको सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी कमांड करेगा कि इस पर्टिकुलर काम को जल्द से जल्द पूरा करिए। तो इस कमांड का जो ऑफिशियल टर्म है, वो कमांड का ऑफिशियल टर्म है आपका मैंडेमस, यानी कि वी कमांड। जुडिशरी कमांड कर रही है कि पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, उनको अपना काम सही से करना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट कैसे कहेगी? वो सुप्रीम कोर्ट कहेगी अपना यूजिंग रिट मैंडेमस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट रिट क्या आपका? नेक्स्ट रिट आपका सर्टियोरारी। नेक्स्ट क्या आपका? सर्टियोरारी। सर्टियोरारी का क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड यानी कि टू क्वाश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट से नीचे आपके सेशन कोर्ट्स आते हैं, और रिट आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इश्यूज करते हैं। इसमें स्टेटमेंट आ जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ इशू करता है रिट? नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, तो हाई कोर्ट भी रिट्स इशू करते हैं। तो सर्टियोरारी का मतलब क्या होता है? सर्टियोरारी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्डर किसी लोअर कोर्ट में पास हुआ है, किसी लोअर कोर्ट में पास हुआ है, यानी कि टू क्वाश द ऑर्डर ऑलरेडी पास बाय एन इंफीरियर कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के नीचे जो भी जुडिशरी है, सपोज करिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में ऑर्डर पास हुआ है या लोअर कोर्ट्स में ऑर्डर पास हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगेगा कि ये जो जजमेंट पास हुआ है आपका नीचे वाली अगर हम अथॉरिटीज की बात करें, चाहे सेशन कोर्ट्स हो या आपके जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, तो ये हायर कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि उस जजमेंट को क्वाश कर दे, यानी कि उसको सस्पेंड कर दे, जो कि जजमेंट ऑलरेडी पास हो चुका है। पास होने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट या हायर अथॉरिटीज को लग रहा है कि जो लोअर जुडिशरी है वहां पे जो जजमेंट पास हुआ है, शायद वो जजमेंट में कुछ फॉल्ट है, जो भी है, अगर कोई प्रॉपर रीजन है, तो हायर जुडिशरी के पास ये पावर है कि उस जजमेंट को क्वाश कर दे। और वो पावर कहां से आती है? वो पावर आती है आपकी सर्टियोरारी से। सर्टियोरारी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन तो नाम से समझ में आ रहा है, प्रोहिबिशन मतलब स्टॉप, रोक देना। क्या रोकना है? टू प्रोहिबिट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग्स इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई। कोई लोअर कोर्ट है, अगर हायर कोर्ट को ये लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर केस है जो आपका लोअर कोर्ट में रन हो रहा है, अब हायर कोर्ट को लग रहा है कि ये जो लोअर कोर्ट में केस रन हो रहा है ये उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो जो आपके हायर कोर्ट्स हैं वो ऑन गोइंग केस में ही कह सकते हैं कि इसकी जो प्रोसीडिंग उसे स्टॉप करो और जो केस है उसे हायर कोर्ट्स में ट्रांसफर करो। तो प्रोहिबिट मतलब क्या होता है? प्रोहिबिट मतलब टू स्टॉप। सर्टियोरारी का मतलब ये होता है, सर्टियोरारी जब जजमेंट पास हो गया उसके बाद सर्टियोरारी आ रहा है। और अगर हम प्रोहिबिशन की बात करें तो वो जो केस है वो ऑन गोइंग, अभी जजमेंट नहीं आया, जजमेंट से पहले ही केस अभी ट्रायल मोड में है, अभी केस रनिंग है, पर हायर अथॉरिटीज या हायर जुडिशरी को लगता है कि ये जो केस रन हो रहा है लोअर कोर्ट्स में, ये लोअर कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के बाहर है, तो उस केस को रोक सकती हैं बाय हायर अथॉरिटीज बाय यूजिंग रिट कॉल्ड प्रोहिबिशन। क्लियर हो गया? मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको एग्जांपल्स दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि स्टेटमेंट रीड करने के बाद भी कुछ चीजें हैं, क्योंकि ये जो पॉलिटी की टर्म्स होते हैं ना कुछ ज्यादा टेक्निकल होते हैं, तो इस वजह से मैं आपको एग्जांपल्स देकर समझा रहा हूं ताकि आप उसको इजीली को रिलेट कर सको। और लास्ट है आपका को वेरोंटो, यानी कि व्हाट इज योर अथॉरिटी टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट इंटाइटल। यानी कि को वेरोंटो, भाई आप किस अथॉरिटी से कोई पब्लिक ऑफिस संभाल रहे हो, कोई पब्लिक ऑफिस, सपोज करिए मैं किसी सरकारी टीचर, मैं किसी सरकारी स्कूल में लेक्चरर हूं, तो मेरे पास वो सारी डिग्री, वो सारे क्वालिफिकेशन होने चाहिए, उसके बाद ही मैं इंटाइटल्ड हूं ना। अगर मेरे पास वो डिग्रीज नहीं है, मेरे पास वो डिग्रीज नहीं है कि मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हो सकूं और मैं तब भी वहां पे वो प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट मुझे रोक सकती है को वारंटो का रिट यूज करके और मुझसे पूछेगी कि आप किस अथॉरिटी से आप इस लेक्चरर कॉलेज में लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मेरे पास वो डिग्रीज होंगी मैं शो कर दूंगा, पर मेरे पास नहीं होगी तो मुझे उस ऑफिस को लीव करना होगा। यानी कि ये इस वजह से बनाया गया कि कोई भी
कोई भी ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पब्लिक ऑफिस है। पहले क्या होता था, अगर हम राजा महाराजाओं की बात करें तो वहां पे कोई ऐसा मेरिट सिस्टम तो था नहीं। किसी को भी, कोई भी अगर राजा की प्लेस वैकेंट हुई या पब्लिक ऑफिस में, किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ नॉट मेरिट, किसी भी बेसिस पे जो है वो आपका फेवरिज्म के बेसिस पे आपको वो पोस्ट दे दिया जाता था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए को वारंटो बनाया गया कि भाई आपके पास क्या वो अथॉरिटी है जिसकी वजह से आप इस पब्लिक ऑफिस में सर्व कर रहे हैं, और अगर आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो डिग्रीज नहीं है जो एंटाइटल्ड की गई है, तो आपको प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है यूजिंग को वारंटो, और उसका मतलब ही है व्हाट इज योर अथॉरिटी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो टाइप्स ऑफ रिट्स हैं ये समझ में आ गया होगा। अब ये प्रीलिम्स में भी पूछे चाहे मेंस में भी पूछे, उम्मीद करता हूं कि अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैंने बड़ा भैया एग्जाम्पल से और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉइंट आउट फ्रॉम द फॉलोइंग which is not enumerated in the Constitution of India but has been articulated by Supreme Court to be a fundamental right। अब इनमें से 4 राइट्स दिए गए हैं। अब ये इसमें कह रहा है कि ये कौन से, इनमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो संविधान में नहीं था पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे इंडेंट कर दिया कि ये भी आज से फंडामेंटल राइट है। तो इसका आंसर है आपका राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी वॉज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द इनिशियल वे। ये बाद में एक जजमेंट आया। अब आपको एक और टास्क में दे रहा हूं कि किस जजमेंट से, सुप्रीम कोर्ट के कौन से जजमेंट से राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था। ईयर बता देता हूं। द ईयर वाज इन आई गेस दैट इज इन 2017। आई गेस इट्स इन 2017। बट कौन सा जजमेंट था वो आपको टास्क है, वो आपको कमेंट में पिन डाउन करना है कि कौन से जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, वो कौन सा जजमेंट था जिसके बाद राइट टू प्रिवेसी को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अब देखिए जितने भी राइट टू प्रिवेसी, जितने भी आपके डाइवर्सिफाइड राइट्स है ना, वो आपके आर्टिकल 21 में ही ऐड होते हैं। तो ये टास्क को जरूर से पिन डाउन करिएगा कमेंट में। Who considered the right to constitutional remedies as the very heart and soul of the Indian Constitution? आसान सा आंसर है इसका डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि अगर आपका फंडामेंटल राइट, अगर आपके मौलिक अधिकार जो हैं वो वॉयलेट हो रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो जो राइट है आपका आर्टिकल 32, यूजिंग आर्टिकल 32, उसको कहा जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसको कहा जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये ऐसा क्यों कहा गया कि हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा वेल डिफाइंड फंडामेंटल राइट्स किया है, पूरा वेल डिफाइंड, आर्टिकल 14 हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, राइट टू रिलीजन हो गया, सारी चीजें, हर चीज है। पर अब उन मौलिक अधिकारों को इंप्लीमेंट करने के लिए ही कोई प्रावधान नहीं है, तो उन राइट्स का क्या मतलब होगा? तो इस वजह से ये वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला गया क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं स्टेट के द्वारा, अब उस वायलेशन को कोई रोकेगा नहीं, तो उन मौलिक अधिकारों का क्या मतलब होगा? कोई मतलब नहीं होगा। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट in our Indian Constitution. That's why it is quoted by Dr. B.R. Ambedkar that constitutional remedies are the very heart and soul of our Indian Constitution. क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन को कोई रोकेगा ही नहीं, अगर उसको कोई रोक ही नहीं सकता है, तो उसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा ना, अगर सपोज करिए मैं आपको गिफ्ट दिया हूं, कोई बहुत अच्छा प्रेजेंट आपको मैंने दे दिया, पर आप उस प्रेजेंट को, मैंने कंडीशन लगा दी है कि आप उस प्रेजेंट को या गिफ्ट को खोल नहीं सकते, ओपन नहीं कर सकते, तो वो गिफ्ट आपके क्या काम का आएगा? क्योंकि आप उसे ओपन ही नहीं कर सकते हो, आप उसे यूज नहीं कर सकते हो, आप उसे देख नहीं सकते हो। सेम गोज फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट हो रहा है और उसको वॉयलेट करने की कोई अथॉरिटी, उस वॉयलेशन को रोकने की कोई अथॉरिटीज नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, तो उन फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं हुआ। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर कोटेड एज द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई गेस आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट लोग क्या करते हैं, बता दिए किसने बोला चलेगा, पर इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों बोला गया, वाई दिस स्टेटमेंट इज कोटेड ओनली फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज ओनली फॉर आर्टिकल 32। ये मैंने आपको समझा दिया और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक रक्षण साधन है? मैंने आपको बताया कि हेबियस कॉर्पस, किसी भी पर्सनल, किसी ने भी, चाहे वो पुलिस कस्टडी हो, चाहे वो पर्सनल डिटेंशन हो, ये क्या है? अगर कोई कस्टडी में है,
कस्टडी मतलब क्या होता है, आपको बंद कर दिया है ना, आपको बंद कर दिया है, यानी कि जो आपकी पर्सनल फ्रीडम है उसको रोक लगा दी। पर्सनली आप कहीं जा नहीं सकते हो, आपको डिटेन कर लिया, शायद आपके साथ कुछ ऐसा टॉर्चर किया जा रहा हो, तो ये आपकी पर्सनल फ्रीडम को, बहुत पर्सनल फ्रीडम पे हार्म हो रहा है कि नहीं। तो इस पर्सनल फ्रीडम को रिस्टोर सुप्रीम कोर्ट किस रिट को करता है, वो करता है आपका हेबियस कॉर्पस। और यही इसका आंसर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, यानी कि पर्सनल फ्रीडम को अगर रिस्टोर करना है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन सा रिट इस्तेमाल करेगा, तो उस रिट का आंसर है आपका हेबियस कॉर्पस। क्लियर हो गया। हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एन्यूमरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियस सी बात है, इजी सा आंसर है आपका सुप्रीम कोर्ट। कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसकी पूरी डिटेल भी मैंने अभी आपको बता दी, तो उम्मीद करता हूं आप कंफ्यूजन नहीं होगा। Which constitutional amendment deleted the right to property from the list of fundamental rights? Straight away क्वेश्चन है इसका, 44th अमेंडमेंट एक्ट। 42nd और 44th अमेंडमेंट एक्ट में कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने 42nd भी रखा है एंड 44th भी रखा है। सो 44th अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आपका फंडामेंटल राइट्स की जगह लीगल राइट हो गई। अब लीगल राइट्स में यह है कि अगर लीगल राइट्स आपके वॉयलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं करोगे, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंडियन जुडिशरी इज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यानी कि आपको पहले लोअर कोर्ट्स में जाने होंगे, लोअर कोर्ट्स में अगर फैसले नहीं आ रहे हैं आपके हक में तो आप फिर हाई कोर्ट्स जाओगे, हाई कोर्ट्स में नहीं आया देन यू विल बी एबल टू रीच एट द एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट। बट इन केस अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, यू हैव द अथॉरिटी टू डायरेक्टली रश टू सुप्रीम कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32। दैट्स व्हाई आर्टिकल 32 हैज बीन कोटेड एज द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया। लीगल राइट और फंडामेंटल राइट्स में ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत बार पूछी जाती हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना आसान सा है। आर्टिकल 14 क्या आपका, आर्टिकल 14 इज फॉर राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 22 क्या आपका, राइट ऑफ अ पर्सन अंडर डिटेंशन, यानी कि कोई डिटेन्ड है, कोई अगर डिटेन्ड है उसके क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आपका आर्टिकल 22 में एक्सप्लेन किया गया है। कि इसी से आपको पता चलता है जो हमारा लोकतंत्र है वो कितना वो वेल डिफाइंड है। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए थे, जो मुंबई अटैक्स का जो मेन कल्प्रिट था, उनके भी प्रॉपर ट्रायल्स चले थे, जो कसाब है उसके प्रॉपर ट्रायल्स चले थे, उसके बाद उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सबको पता था, लाइव टेलीकास्ट हुआ था, सबको पता था कि जो कसाब है उसने ही वो मास्टरमाइंड था मुंबई अटैक्स का। पर ऐसा नहीं था कि उसको स्ट्रेट अवे फांसी दे दी गई, उसके प्रॉपर ट्रायल्स हुए, उसको प्रॉपरली सुना गया, हियर किया गया, उसके बाद एक प्रॉपर सिस्टम के बाद उसे जो है वो फांसी की सजा सुनाई दी गई। तो जो आर्टिकल 22 है वो यही राइट है कि राइट ऑफ अ पर्सन अंडर डिटेंशन, ये आपका आर्टिकल 22 बताता है। आर्टिकल 25 क्या, आर्टिकल 25 इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और आर्टिकल 32 मैंने आपको बताया कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इजी सा है, सारी चीजें इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत बार पूछता है और इस तरह किस्सा पूछता है कि आपको कंफ्यूजन भी हो जाती है। इसलिए मैंने ये सब इजी क्वेश्चंस भी कुछ रखे, क्योंकि हमारा प्रोसेस आपको पता है कि जब बहुत ज्यादा हार्ड चीजें, कुछ टेक्निकल चीजें जब मैं आपको समझा देता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, तो उसके बाद के जो कुछ क्वेश्चंस रखता हूं मैं वो थोड़े से ऑन अ इजी लेवल रखता हूं, कि आपको भी कॉन्फिडेंस होता जाए। तो आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड इज दी फंडामेंटल राइट्स, इन तीनों में से कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेवल बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट। और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ये भी पूरी तरीके से आपका फंडामेंटल राइट है। तो अगर 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, ये तीनों स्टेटमेंट्स या जो तीनों राइट्स आपकी दी हुई है, ये तीनों के तीनों आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। और इसी के साथ आज का जो ये सेशन है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आया होगा। फैक्ट्स तो हम कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपको बताता चला जा रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप कमेंट जरूर करिएगा, जो टास्क देता हूं उसे कमेंट में पिन डाउन जरूर करिएगा। और अपने जो भी, क्योंकि अगर आप कमेंट्स करेंगे, जितना आप एंगेज होगे, मुझे पता चलेगा कि ये जो सेशंस आ रहे हैं वो कितने ज्यादा यूजफुल हो रहे हैं आपके लिए। तो कमेंट जरूर से करिएगा। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।